A very good morning to all of you. Myself Amit Jain, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको पैटर्न अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा। पैटर्न अलाउंसेस होती क्या है, क्यों प्रोवाइड की जाती हैं और क्या रोल होता है पैटर्न अलाउंसेस का कास्टिंग प्रोसेस में। उसके पहले मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में बताया था। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था पैटर्न की। पैटर्न हमारा होता क्या है, एक अच्छे पैटर्न की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि पैटर्न हमारा लाइट वेट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, कन्वीनियंट टू हैंडल होना चाहिए। उसके बाद मैंने कंपैरिजन बताया था वुडन पैटर्न एंड मेटेलिक पैटर्न में। उसमें मैंने आपको बताया था कि पैटर्न को बनाने के लिए हम किन किन मटेरियल का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न को हम मेटल से बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं और कुक सेटिंग कंपाउंड से भी हम इसको बना सकते हैं। देन हमने पैटर्न के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था एज पर द नीड, एज पर द शेप एंड साइज हम पैटर्न को अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमारा पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, साइज बहुत छोटा है, तो हम सॉलिड पीस पैटर्न को प्रेफर कर सकते हैं। शेप हमारा कॉम्प्लेक्स है जो कि एक सॉलिड पीस से नहीं बनाया जा सकता है, उस केस में हम स्प्लिट और 2 पीस पैटर्न यूज कर सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उस केस में हम पैटर्न को मल्टीपल साइज में बना सकते हैं, जिसको हम मल्टी पीस पैटर्न बोलते हैं। अगर हमें अपनी कास्टिंग में कोई प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करना है, अंडरकट बनाना है, तो उस केस में हम लूज पीस पैटर्न को यूज करते हैं। पैटर्न अगर थिन सेक्शन का है, उस केस में पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए हम फॉलो बोर्ड पैटर्न का यूज करते हैं। उसके अलावा स्मॉल साइज की कास्टिंग हो और अगर उनका मास प्रोडक्शन करना हो, तो टाइम सेव करने के लिए हम गेटेड पैटर्न का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम मेटेलिक पैटर्न को गेट्स और रनर के थ्रू आपस में जोड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारे टाइम सेविंग हो जाता है। आगे के इस लेक्चर में हम बात करते हैं व्हाट आर द प्री रिक्विजिट ऑफ टॉपिक। मीन्स पैटर्न अलाउंसेस को समझने के लिए आपका बेसिक्स नीड क्या है, बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए कि कास्टिंग होती क्या है, पैटर्न होता क्या है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है, देन यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है, टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। Then there is a small quiz which is based on this lecture, and at the last we will discuss about the learning outcomes of today's lecture. So first we will discuss about the introduction. So जो हमारा टॉपिक है पैटर्न अलाउंसेस, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिमाग में डेवलप होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए कि पैटर्न अलाउंसेस होती क्या है या जनरल अलाउंसेस क्या होती हैं। अलाउंसेस मीन्स एक्स्ट्रा। तो अगर हम यहाँ पर पैटर्न अलाउंसेस की बात करें, तो पैटर्न अलाउंसेस मीन्स एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड ऑन द पैटर्न, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन पैटर्न इज द रिप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच इज टू बी कास्टेड। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पैटर्न होता है वो हमेशा
फाइनल प्रोडक्ट से हमेशा हम बड़ा बनाते हैं, यानी एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डायमेंशन हमने प्रोवाइड करी है वो हमारा क्या कहलाता है, पैटर्न अलाउंसेस। सो व्हाइल मेकिंग पैटर्न सर्टेन एक्स्ट्रा डायमेंशन मस्ट बी गिवन इन द पैटर्न so that the casting obtained is of the required specification. This extra dimension is called pattern allowances. ठीक है ना। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है पैटर्न अलाउंसेस का। जनरली जो हम पैटर्न बनाते हैं उसको एक्स्ट्रा साइज का बनाते हैं रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। So pattern allowances may be classified into following category. First one is the draft or taper allowances, then machining allowances, wrapping or shaking allowances, distortion allowances, then shrinkage allowances. Distortion allowances को हम camber allowances भी बोलते हैं। So there are the 5 types of pattern allowances. आगे के लेक्चर में हम 1 by 1 करके इन allowances को समझेंगे और पैटर्न पर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंसेस। सो श्रिंकेज अलाउंसेस को आप समझें उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज श्रिंकेज। सो जनरली श्रिंकेज मीन्स रिडक्शन इन द डायमेंशन। जनरली हम बात करते हैं क्लॉथ के रिस्पेक्ट में कि ये कपड़ा सिकुड़ गया है। सिकुड़ना मीन्स उसका जो साइज है कम हो गया। तो अगर हम मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑल मेटल एक्सेप्ट बिस्मथ एंड गैलियम दे श्रिंक। बिस्मथ एंड गैलियम दो ऐसी मेटल हैं वो श्रिंक नहीं होती हैं, और अपार्ट फ्रॉम टू मेटल दीज टू मेटल्स ऑल मेटल गेट्स श्रिंक। श्रिंक कब होती है, जब हम मॉल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में डालते हैं एंड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन वो मेटल हमारी श्रिंक हो जाती हैं ड्यू टू द मटेरियल प्रॉपर्टीज। ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज होती है सभी मेटल्स की। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, मीन्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल पैटर्न की। ये जो साइज है दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज टू बी कास्ट, मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए इस साइज का चाहिए है। लेकिन जब हम श्रिंकेज अलाउंस को कंपनसेट करते हैं तो हम अपने पैटर्न को कुछ एक्स्ट्रा साइज का बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्चुअल साइज हमारा ये है और जो हमने पैटर्न बनाया है वो इस साइज का बनाया है। मींस जो श्रिंकेज अलाउंसेस हमने दी है इस थिकनेस का जो एक्स्ट्रा डायमेंशन दिया है दैट इज कॉल्ड द श्रिंकेज अलाउंसेस। ठीक है ना, तो ये हमारा कहलाता है श्रिंकेज अलाउंसेस। तो श्रिंकेज अलाउंसेस को कंपनसेट करने के लिए हम अपने पैटर्न को एक्चुअल प्रोडक्ट से ज़्यादा साइज का बनाते हैं ताकि मेटल हमारी श्रिंक होगी भी तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एज पर द रिक्वायरमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में बताया है कि कौन सा मेटल कितना श्रिंक होता है। तो अगर हम बात करें ग्रे कास्ट आयरन की, तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है जनरली ये जो हमारा श्रिंक होता है 7 mm इन अ मीटर। अगर 1 मीटर की हम कोई कास्टिंग बनाएंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 7 to 10.5 mm का रिडक्शन हमारा श्रिंकेज के कारण आएगा। यानी जब हम कोई कास्टिंग बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन की उस केस में हमें 7 to 10.5 mm पर मीटर का श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा एग्जैक्ट साइज का हमें मिलेगा। बात करें अगर हम वाइट कास्ट आयरन की तो दिस विल बी श्रिंक नियर अबाउट 21 mm इन अ मीटर। जिंक और लेड जो कि नॉन फेरस मटेरियल हैं, अगर हम उनकी कास्टिंग बनाते हैं
तो वो सबसे ज़्यादा श्रिंक होते हैं, और जो श्रिंकेज अमाउंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज है, दैट इज़ 24 mm पर मीटर। यानी 1 मीटर का अगर हम कास्टिंग बनाते हैं जिंक से, तो उस केस में हमें 24 mm एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करनी होगी, ताकि कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बने एक्चुअल साइज का हमें मिल सके। अगर हम ये श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा अंडर साइज का होगा, और वो हमारे किसी भी काम के लिए नहीं रहेगा। नेक्स्ट अलाउंसेस है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। सो व्हेन द पैटर्न इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड, the parallel surface to the direction at which the pattern is withdrawn gets damaged. For compensation of these changes, these parallel surface on pattern are made slightly tapered. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल वर्टिकल पैटर्न है। ये जो सराउंडिंग में आपको ब्लैकिश कलर में दिख रहा है, ये हमारी सैंड है। तो जब हम सैंड को परफेक्टली रैमिंग कर देते हैं और जब इस पैटर्न को इस सैंड से बाहर निकालते हैं, तो जो पैरेलल सरफेस होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रिमूविंग, यानी ये एजेस, ये एज और ये एज, ये हमारी डिफॉर्म हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ पैटर्न। तो पैटर्न रिमूवल को कंपनसेट करने के लिए हम टेपर प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल सरफेस पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। हम अपने पैटर्न को वर्टिकल सरफेस पर कुछ एंगल टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा पैटर्न आसानी से मोल्डिंग ऑपरेशन से, मोल्डिंग के दौरान आसानी से बाहर निकाला जा सके। जनरली जब हम टेपर प्रोवाइड करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होगा, the taper on the inner surface should be greater than on the outside surface. और जो amount of taper है that is varies from 0.5 degree to 1.5 degree. अगर हम बात करें वुडन एंड मेटेलिक पैटर्न की, तो जो वुडन पैटर्न होता है they require more taper than the metal pattern, because वुड के केस में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली मेटल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें वुडन पैटर्न पर ज़्यादा टेपर प्रोवाइड करना होता है, बिकॉज जब हम इस पैटर्न को रिमूव करते हैं तो सराउंडिंग में हमारी क्या है, सैंड है, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा उतने ही चांसेस रहेंगे कि ये जो कैविटी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं ये हमारी डैमेज होगी। जब सैंड और पैटर्न के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा, जैसा कि हमारा मेटल के केस में होता है, उस केस में हमें टेपर कम प्रोवाइड करना पड़ेगा या ड्राफ्ट हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये हमने यहाँ पर कोई भी टेपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, बट इस केस में हमने ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि पैटर्न हमारा आसानी से मोल्ड सैंड मोल्ड से वापस या बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीनिंग अलाउंसेस की। सो machining or finishing allowance is the extra material provide on certain details of a casting so that the casting may be machined to exact dimension. हम जानते हैं जब हमारा कास्टिंग से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो सरफेस हमें मिलता है बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं मिलता है, लेकिन as per the requirement we have need a smooth and finished product। तो हमें क्या करना होता है, उस पर हमें मशीनिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रोडक्ट है जो कि हमारा कास्टिंग से डायरेक्ट बना हुआ है, लेकिन आप देखें जो रिक्वायरमेंट है ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट है, हमें इस शेप का चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बना कास्टिंग के बाद वो कुछ इस तरीके से बना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस हमने प्रोवाइड किए हैं ये एक्स्ट्रा मटेरियल हमें रिमूव करना पड़ेगा बाय द मशीनिंग प्रोसेस। तो ये इस साइड का मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल और ये मटेरियल हमारा मशीनिंग के माध्यम से बाहर कट किया जा सकेगा, या एक्स्ट्रा मटेरियल को हम कट कर देंगे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए अगर आपने पैटर्न एक्स्ट्रा डायमेंशन का नहीं बनाया तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा अंडर साइज का हमें मिलेगा, यानी वो
बेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मशीनिंग अलाउंस। द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंस इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द कास्टिंग, कास्टिंग का साइज क्या है। देन उसके बाद मटेरियल यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो हम मशीनिंग अलाउंसेस ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई हार्ड मटेरियल है और उस केस में हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड कर दी, तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशीनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। देन डिग्री ऑफ फिनिश, कितनी फिनिशिंग की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हमें सेमी फिनिश रिक्वायरमेंट है तो हम कम मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सुपर फिनिशिंग या सुपर फिनिश सरफेस की रिक्वायरमेंट है, बहुत हाई ग्रेड फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, उस केस में हमें बहुत ज़्यादा मशीनिंग करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा मशीनिंग करनी पड़ेगी उतना एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा रिमूव होगा, वेस्ट होगा। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर ऑन विच the machining allowances depends. नेक्स्ट पैटर्न अलाउंसेस है सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। सो दिस अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर enlargement of the mold cavity because of excessive wrapping। जब हम पैटर्न को मोल्डिंग बॉक्स में रखते हैं और सराउंडिंग में सैंड को पलट के जब हम उसकी रैमिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैमर, तो जो सैंड्स के ग्रेन्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो एडेसिवनेस होती है वो सैंड उस पैटर्न को बहुत टाइटली पकड़ लेती है, या जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सैंड और पैटर्न के बीच में। तो जब हमें पैटर्न को निकालना होता है तो हम उस पैटर्न को थोड़ा बहुत सेक करते हैं या रैप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो साइड्स ऑफ द पैटर्न है वो हमारे इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो जब हम पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं मोल्ड से, उस केस में जब हम उस पैटर्न को सेक करते हैं तो उसके वजह से साइड ऑफ द कास्टिंग will be increase। then in such condition जो हमारा पैटर्न होगा, हम पैटर्न को रिक्वायर्ड साइज से कुछ स्मॉलर साइज का बनाते हैं, और ये जो चेंज हम डायमेंशन में करते हैं पैटर्न की, उसको हम बोलते हैं सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। सो जनरली इन स्मॉल एंड मीडियम साइज कास्टिंग दिस अलाउंसेस कैन बी निगलेक्टेड। अगर हमारी कास्टिंग का साइज स्मॉल या मीडियम है, उस केस में हम सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन लार्जर कास्टिंग में हम रैपिंग और सेकिंग अलाउंसेस को कंसीडर करते हैं। उस केस में हम जो हमारा पैटर्न होता है उसको फाइनल साइज से थोड़ा बहुत कम साइज का बनाते हैं, ताकि हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिले एग्जैक्ट साइज का मिल सके। अगर हम सेकिंग और रैपिंग अलाउंस को कंसीडर नहीं करेंगे तो पहले ही हमने पैटर्न को एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, और एक्स्ट्रा बनाने के बाद जब हम उस पैटर्न को सेक करके मोल्ड से बाहर निकालते हैं, उस कंडीशन में डायमेंशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो हमें बहुत ज़्यादा मशीनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्टिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है सेकिंग अलाउंसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट अलाउंसेस है दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। जब हमारा मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर कूल होता है, सो ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द सॉलिड मेटल ड्यू टू द अनइवन मेटल थिकनेस इन द कास्टिंग प्रोसेस। तो इस अनइवन स्ट्रेस के वजह से कास्टिंग हमारी डिस्टॉर्ट हो सकती है या बेंड हो सकती है। सो फॉर
अवॉइडिंग डिस्टॉर्शन और बेंडिंग इन द कास्टिंग हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है इस शेप का बनाना है, लेकिन अगर हमने डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं की तो ड्यू टू द अनइवन स्ट्रेस ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें कैम्बर प्रोवाइड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर देखें ये मेटल हमारा इस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। तो जब डिस्टॉर्शन होगा भी तो ये हमारा डिस्टॉर्शन होने के बाद फाइनली जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस शेप का मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। और ये डिस्टॉर्शन या कैम्बर किस वजह से आता है, ड्यू टू द अनइवन स्ट्रेस जो कि मेटल के सॉलिडिफिकेशन के दौरान डेवलप हमारा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड शेप ऑफ कास्टिंग एंड दिस इज द डिस्टॉर्टेड कास्टिंग। तो जब हम इसको कैम्बर्ड प्रोवाइड करते हैं पैटर्न पर तो हम पैटर्न कुछ इस तरीके का बनाएंगे। तो दिस इज द कैम्बर्ड पैटर्न। तो इस डिफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हम कैम्बर्ड पैटर्न का यूज करते हैं, मींस डिस्टॉर्शन अलाउंसेस को कंपनसेट करने के लिए हम कैम्बर्ड पैटर्न का यूज करेंगे ताकि जो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिले वो एग्जैक्ट साइज का हमें मिल सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया। पैटर्न अलाउंसेस मैंने आपको बताया है कि हम पैटर्न को कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं जब हम कास्टिंग बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेटल श्रिंक होती हैं ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। तो वो जब हम श्रिंकेज फैक्टर को कंसीडर करने के लिए एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं तो वो श्रिंकेज अलाउंसेस कहलाता है। मशीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड की जाती है उसको हम मशीनिंग अलाउंसेस बोलते हैं। मशीनिंग अलाउंसेस बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है जिसके बारे में मैंने बताया था, साइज ऑफ द कास्टिंग, मटेरियल टू बी यूज्ड, मोल्डिंग मेथड। देन उसके बाद मैंने आपको ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस को बारे में बताया था। उसके बाद हमने सेकिंग और रैपिंग अलाउंस के बारे में बताया था कि जब हम पैटर्न को मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो हम उस पैटर्न को सेक करते हैं जिसके वजह से हमारे साइड्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, तो उस केस में हम पैटर्न को अंडर साइज का बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि स्मॉल साइज और मीडियम साइज की कास्टिंग में हम रैपिंग और सेकिंग अलाउंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमारा कास्टिंग का साइज बहुत ज़्यादा है उस केस में हम सेकिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब हमने श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में आपको बताया था तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सेप्ट बिस्मथ एंड गैलियम ऑल मेटल गेट्स श्रिंक। तो अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी विच metals get not shrink, so you can say that bismuth and gallium are the metal which are not shrink during the solidification. लेक्चर के बाद में सबसे अभी मैंने डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस को बारे में बताया था कि डिस्टॉर्शन अलाउंसेस या डिस्टॉर्शन डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम कैम्बर्ड पैटर्न का यूज करते हैं, यानी जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्टॉर्शन होना है या प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में हमारा बेंड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बेंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट इस साइड पर बेंड हुआ है तो हम जो कैम्बर प्रोवाइड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हमें रिक्वायर्ड साइज का मिलेगा। उसके बाद जो लेक्चर आपने अटेंड किया है उसी के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन है। The following tables show the type of allowances and their properties: sake allowances, distortion allowances, machining allowances and draft और taper allowances। आपको प्रॉपरली मैच करना है कि सेक अलाउंस की प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, उनके लिए आपके लिए ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपने अगर ये लेक्चर समझा होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस और हैं जो कि अलाउंसेस पर बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं।
आपको क्वेश्चन लिखना है LMS पर जब आप अपलोड करेंगे, और जो आपका सही ऑप्शन है ABCD उसके बारे में लिख के आपको LMS पर अपलोड करना है। So this is the learning outcome of today's topic. So after studying of this topic, student will be able to understand about the different types of pattern allowances and different provision related to different allowances. Like shrinkage allowances में क्या प्रोविज़न होता है, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस कैसे प्रोवाइड की जाती है, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप इन सारी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।